सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इस चैप्टर के नाम से ही आपको इसका बहुत सारा आइडिया लग रहा होगा। देखिए, स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रो मतलब कि इसमें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ देखेंगे। ठीक है। फोटो फोटो मतलब इसमें हम लोग के पास लाइट से रिलेटेड कुछ होगा। और मेट्री मतलब कुछ एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है बीएचयू के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। खास करके इसमें हम लोग एक लॉ पढ़ने वाले हैं, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लाइट क्या होता है? Light is train of a photon which is never in straight line but in form of wave। ये आप सभी को पता होगा कि लाइट का वेव नेचर होता है और लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है। तो क्योंकि उसका वेव नेचर होता है इसीलिए वो ऐसा वेव के फॉर्म में रहता है। अब हम लोग आते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? सिंपल देखिए, ये क्या है? इसका मैक्सिमा है। ठीक है। ये भी क्या है? इसका मैक्सिमा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोल देंगे वेवलेंथ। या फिर सपोज कीजिए कि इस वेवलेंथ को हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये इसका क्या है? मिनिमा है। ये भी इसका क्या है? मिनिमा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको भी हम लोग वेवलेंथ बोल सकते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा आई गेस। और एक है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, जिसमें क्या है? E क्या है? एनर्जी, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, C है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर सिंपल कुछ नहीं होता है, बस वेवलेंथ का रिवर्स रेसिप्रोकल होता है। मतलब न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। ठीक है। अब लाइट क्या हो सकता है? मोनोक्रोमैटिक हो सकता है या फिर पॉलीक्रोमैटिक हो सकता है। मोनोक्रोमैटिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का हम लोग को लाइट मिलेगा। ठीक है। ये हम सभी को पता है कि जो हम लोग लाइट देखते हैं, व्हाइट लाइट, उसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है। विबज्योर। ठीक। यदि सपोज कीजिए कि इसमें से कोई 2 कलर, ये 3 कलर, ये 4 कलर, ऐसा मतलब कि मल्टीपल कलर्स होंगे किसी एक लाइट सोर्स में, तो उसे हम लोग पॉलीक्रोमैटिक बोलेंगे। और यदि कोई सिंगल लाइट का ये सोर्स होगा तो उसे हम लोग मोनोक्रोमैटिक बोलेंगे। ये सब तो आप लोगों को पता होगा आई गेस। ठीक है। देख लीजिए इसका डेफिनेशन। लाइट विच कंटेन्स ओनली वन वेवलेंथ इसे हम लोग मोनोक्रोमैटिक बोलेंगे, एंड पॉलीक्रोमैटिक लाइट विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ। एक दिक्कत होता है कि हम लोग को जनरली मोनोक्रोमैटिक लाइट मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, इसीलिए हम लोग पॉलीक्रोमैटिक लाइट को थोड़ा सा नैरो कर देते हैं। वी यूज ए नैरो बैंड ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, क्योंकि मोनोक्रोमैटिक लाइट बना पाना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट, मोनोक्रोमैटर क्या है? इट रिजॉल्व द पॉलीक्रोमैटिक लाइट टू मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटर के मदद से इधर से आप पॉलीक्रोमैटिक लाइट भेजिए और उधर से आपको वो सब स्प्लिट होते हुए दिखेंगे। किसमें? मोनोक्रोमैटिक फॉर्म में। अब उसमें से आपको जो भी लाइट चाहिए उसके सामने आप अपना एक इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए, स्लिट टाइप का कुछ, उसमें से वो पास कर जाएगा। उसको आप वहां से फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये जैसे कि एक प्रिज्म टाइप का भी ये काम करता है मोनोक्रोमैटर। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये भी आप लोगों को पता होगा कि लाइट कैसे प्रोपगेट करता है ना? ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर होता है ना? ये तो आप लोगों को ऐसे, ये वाला ग्राफ आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना? ये वाला जो एक ग्राफ होता है इसके बारे में आप लोगों को आइडिया तो होगा ही। ऐसा टाइप का जो ग्राफ होता है तो ये है, उसमें एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना? जो लाइट का जो प्रोपगेशन होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट, मतलब कि दो थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म है, उनके बारे में हम लोग पता करते हैं। एक है स्पेक्ट्रोमीटर और एक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, इट एनालाइज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड और इनकमिंग लाइट बट नॉट मेजर इंटेंसिटी। ये क्या करता है, जो लाइट आएगा उसका वेवलेंथ तो मेजर करेगा लेकिन उसका इंटेंसिटी नहीं मेजर करता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एनएमआर हो गया, आईआर का देखिए यहाँ पर है। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसमें क्या है कि लाइट इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय इट। अच्छा, ये देखिए ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ऐसा टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट दिखता है। ठीक है, इसके अंदर एक हम लोग के पास क्यूवेट होता है। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है क्यूवेट। इस क्यूवेट में हम लोग अपना सैंपल फिल कर देते हैं। ठीक है, इस क्यूवेट में हम लोग अपना सैंपल फिल करते हैं। ठीक, और इसको फिल करने के बाद हम लोग इसे यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर आपको दो क्यूवेट्स दिख रहे होंगे, देखिएगा अच्छे से, एक यहाँ और एक यहाँ। एक में हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग के ब्लैंक की तरह एक्ट करेगा। ब्लैंक क्या है मैंने आपको बताया था। और एक में हम लोग ऐड करते हैं जो हम लोग का एनालाइट सोल्यूशन है। इससे क्या होगा कि सपोज कीजिए कि पानी के लिए भी कुछ एक रीडिंग आ रहा होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग केवल और केवल एनालाइट के लिए अपना पीक अपना रीडिंग मिलेगा। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, एक ग्राफ होता है। ठीक है, एक ऐसे प्लॉट होता है। एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, या तो हम लोग एब्जॉर्बेंस लिख दे या फिर हम लोग ट्रांसमिटेंस लिख दे। और ये आपका हो गया वाई एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिखते हैं, या तो हम लोग इसमें वेवलेंथ लिख दे या फिर हम लोग इसमें वेव नंबर लिख दे या फिर हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, जिसमें से फ्रीक्वेंसी हम लोग थोड़ा सा कम यूज करते हैं। जनरली आपको वेवलेंथ और वेव नंबर पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा देखिए, ये तो दो ही तरीके का स्पेक्ट्रा हो सकता है। एक है एमिशन स्पेक्ट्रा, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या, देखिए सैंपल को पहले हम लोग एक्साइट करेंगे। ठीक है, कुछ भी देकर हम लोग उसको एक्साइट करेंगे। सपोज कीजिए कि हमने उस पर लाइट देकर हमने उसको एक्साइट कर दिया। फिर वो एक्साइट करके देखिए, पहले वो क्या था, ग्राउंड स्टेट पर था। अब वो कहां पर चला जाएगा, एक्साइट होने के बाद वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में तो वो स्टेबल नहीं है, तो फिर से उसको ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। तो ये जो एक्साइट होकर ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है, डी एक्साइट होकर, इसको हम लोग बोलते हैं एमिशन। ये एमिशन के दौरान ये कुछ लाइट एमिट करता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस इज ऑब्जर्व थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक प्लॉट में। दिस इज नोन एज इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। और इस पर हम लोग को एक कोई पीक मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग फ्लोरोसेंस मेजर करते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरीमीटर। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी हमने देखा एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अराइजेस व्हेन कंटिन्यूअस रेडिएशन या white light passes through a substance and light passed is observed through a spectrometer। ठीक है, अच्छा, इससे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस रेडिएशन क्या होता है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक आपका एनालाइट है क्यूवेट में, यहां से आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने इसे 400 नैनोमीटर पर दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पीक मिल जाएगा। ठीक, ये 400 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि आप लगातार इसमें लाइट डालते जाएं, ठीक है, सपोज कीजिए कि 200 से लेकर 400 तक आप इसमें डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हर एक वेवलेंथ के लिए आपको कुछ एक पीक मिलेगा, है ना। तो ये ओवरऑल एक ब्रॉड पीक टाइप का बन जाएगा या फिर ब्रॉड बैंड टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस रेडिएशन। मतलब कंटिन्यूअसली आप इस पर रेडिएशन कर रहे हैं। कहाँ से, 100 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, क्योंकि यही रेंज होता है यूवी विजिबल का लगभग। रेडिएशन हैविंग ऑल द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि सपोज हम लोगों ने लाइट डाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने लाइट डाला। अब उसमें क्या करता है कि सैंपल कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो वाला जो वेवलेंथ होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को कोई पीक नहीं मिलेगा, तो वहां पर एक हम लोग को ऐसे डिप टाइप का मिलेगा। ठीक है, ये एक ब्रॉड बैंड टाइप का बन जाएगा और इसमें से सपोज कीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर लाइट उस वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये पूरा का पूरा हम लोग को ऐसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आकर एक छोटा सा पीक हम लोग को मिल जाएगा और फिर से ये ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये करस्पॉन्ड करेगा किससे, जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ है सैंपल से। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और वो था ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा, वो था एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और यदि आप उसका एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे तो वो ऐसे दिखेगा। ठीक, कि ये कौन सा पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करता है, तो ये वैसा दिखेगा। और यदि आप उसका ट्रांसमिशन देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सपोज ये हम लोग का एक क्यूवेट है, यहाँ पर हम लोगों ने सैंपल रखा हुआ। अब यहाँ से हम लोगों ने एक लाइट सोर्स को डाला है, इसमें से कुछ पोर्शन क्या करेगा, ये लाइट मतलब ये सोचिए कि 100% है, इसमें से कुछ पोर्शन में भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कुछ मतलब 1-2% में भी ये एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सपोज कीजिए यदि ये 1-2% एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी का जितना भी परसेंट होगा ये उसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, ये उसको ट्रांसमिट कर देगा। When white light passes through the substance, absorption takes place and black line appears, which is observed। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे कुछ ब्लैक लाइन टाइप का आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेशन फॉर एनर्जी ऑफ लाइट विच कॉजेस ट्रांजिशन। ठीक है, तो वो लाइट जो ट्रांजिशन करवाता है, ठीक है, उसका हम लोग को एनर्जी निकालना है। ठीक, वी कैलकुलेट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड फॉर 1 मोल ऑफ केमिकल स्पीसीज। ठीक है, देखिए 1 मोल है ना, तो ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है। ठीक, 1 आइंस्टाइन। ठीक है, देखिए 1 आइंस्टाइन क्या होता है, इसको देख लीजिए अच्छे से। वी कैलकुलेट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड फॉर 1 मोल ऑफ केमिकल स्पीसीज। 1 मोल केमिकल स्पीसीज कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 आइंस्टाइन एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। उसमें वेवलेंथ फिक्स्ड रहेगा। एनर्जी फॉर 1 मोल मतलब 1 आइंस्टाइन। ठीक है, ये कितना था, एक मॉलिक्यूल के लिए था, और ये कितना है, 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए है। ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 आइंस्टाइन का। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा है। यदि आपको लैम्डा का वैल्यू बता दिया जा रहा है, तो देखिए एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी भी आपको नोन है, स्पीड ऑफ लाइट है, एन ए भी क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो इन सब के वैल्यू का बारे में आपको पता है, और ये आपके पास पता नहीं था, इसका वैल्यू आपको दे दिया गया है, तो आराम से आपका ये निकल जाएगा। सारा फॉर्मूला बैठाएंगे, ये कैलकुलेशन करके निकल जाएगा। अच्छा, एटेन्यूएट मतलब डिक्रीज ऑफ रेडिएंट पावर ग्रेजुअली। ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं कि लाइट का इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी यानी कि कितना लाइट पास कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग का क्यूवेट है ना, इसमें से कितना लाइट पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर यूनिट एरिया में कितना लाइट पास कर रहा है और पर सेकेंड कितना पास कर रहा है। ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉ, देखिए यहां पर ये आई नॉट है। ठीक है, ये मतलब इंसिडेंट लाइट है, मतलब इतना लाइट हम लोग डाल रहे हैं, फिर ये पास होता है क्यूबेट में, उसी दौरान इसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर जो हम लोग को मिलता है रिजल्टेंट वो होता है ट्रांसमिटेंट लाइट, मतलब इसमें से कुछ पोर्शन इसने एब्जॉर्ब कर लिया है हम लोग का एनालाइट, और उसी को हम लोग को मेजर करना है। अच्छा, इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एक है लैम्बर्ट्स लॉ, एक है बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडिएंट पावर, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडिएंट पावर ये है ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोल्यूशन, लेंथ ऑफ द सोल्यूशन डीबी। मतलब ये जो हम लोग का एक क्यूवेट है उसका लेंथ कितना है। ठीक है, ये वाला जो हम लोग का क्यूवेट है इसका लेंथ कितना है, ये बी है।
ठीक। नेक्स्ट है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियंट पावर, ठीक है, ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। एक तो क्या बोल दिया कि ये डीबी के भी प्रोपोर्शनल है, एक क्या बोल दिया ये सी के भी प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों के बातों को हम लोग मर्ज कर देंगे और एक नया फॉर्मूला जनरेट कर देंगे, ठीक है। वो क्या होगा, देखिए इन दोनों को हम लोगों ने मर्ज किया, डीबी एक टर्म है, सी एक टर्म है, और एक ये प्रोपोर्शनल साइन था तो उसके लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट ले लिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आता है, ये नेगेटिव साइन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताता है कि डिक्रीज हो रहा है रेडियंट जो पावर है जो हम लोग लाइट को उसके ऊपर दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग के क्यूवेट के ऊपर, वो जो लाइट जब बाहर निकलेगा तो उसका जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो डिक्रीज इन रेडियंट पावर इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज ऑफ पाथ लेंथ एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए ये सब इंटीग्रेशन वगैरह ये सब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला पर ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, वैलिड फॉर रेक्टेंगल शेप मतलब जो मैंने आपको एक क्यूवेट दिखाया था वो कैसा था, रेक्टेंगल था, लेकिन एक और टाइप का क्यूवेट आता है जो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं है, उसके लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये जो लॉ है, ये वाला इक्वेशन, ये है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। क्या है, A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CB। ए क्या है, एब्जॉर्बेंस है, एप्सिलॉन क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, मतलब ये एक कांस्टेंट है, इसके बारे में और भी आपको आगे बताने वाला हूँ। C क्या है, कंसेंट्रेशन है एनालाइट का, और B क्या है, इसका ये पाथ लेंथ है, ठीक है। उस जिसमें से एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, K/2.303, उसमें से K क्या था, जो पहले जो हम लोगों ने ये कांस्टेंट एक देखा था वो K था, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। और A क्या होता है, देखिए A होता है log ऑफ I0 मतलब I0 बाई IT, मतलब ये इंसिडेंट लाइट बाई ट्रांसमिटेंट लाइट, इसका रेशियो का लॉग होता है। लेकिन वहीं पर ट्रांसमिटेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये उल्टा रेशियो होता है और इसमें लॉग नहीं होता है, IT बाई I0। ये इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि यदि हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने 100 को हम लोगों ने अप्लाई किया था क्यूवेट के ऊपर, ठीक है, इंसिडेंट किया था, और उसमें से 60 ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, उसमें से 60 ट्रांसमिट हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, I0, ये हम लोग का क्या हो गया, IT। तो इससे आपको जो T का वैल्यू तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, T का आपको वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन A का वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका लॉग लेना पड़ेगा, इसका रेशियो को रिवर्स करके इसका लॉग लेना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसीलिए A T के बराबर नहीं है, या फिर A T के इनवर्स भी नहीं है। A क्या होता है, ये A इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, लॉग ऑफ 1/T होता है, लॉग आएगा, लॉग, इतना याद रखिएगा। ये मैंने भी बहुत गलती किया था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले से। अच्छा, जो ये T है, ये T क्या है, यूनिटलेस है, T का कोई यूनिट नहीं होता। उसी तरीके से जो ये A है, A क्या है, यूनिटलेस है, क्योंकि IT का भी यूनिट सेम होता है, I0 का भी यूनिट सेम होता है, इसीलिए दोनों का यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। तो ये एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला देख लीजिए, A इज इक्वल्स टू माइनस लॉग T, हाँ माइनस लॉग T मतलब लॉग ऑफ 1/T बोलिए, उसी को हम लोग माइनस लॉग T बोल देते हैं, एंड माइनस ये फिर T का जो ये है IT बाई I0। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CB, ये तो अब हम लोगों ने ऊपर ही देखा था। इसमें से हर एक का यूनिट देख लीजिए, A का यूनिटलेस होता है, B का क्या होता है, जो लेंथ ऑफ द सोल्यूशन होता है, जनरली हम लोग उसे सेंटीमीटर में लेते हैं। C क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जनरली हम लोग उसे मोल पर लीटर में लेते हैं, ठीक। एप्सिलॉन क्या होता है, ये मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, दोनों नाम से बोलते हैं। इसे हम लोग कैसे लेते हैं, लीटर, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए इसका सिंपल सा फंडा है। B क्या है आपके पास, B आपके पास है सेंटीमीटर, C क्या है आपके पास, मोल, लीटर इनवर्स। अब आपको क्या करना है, A को आपको रखना है यूनिटलेस, है ना। A को यदि आपको यूनिटलेस रखना है तो A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CB। तो एप्सिलॉन का जो यूनिट होना चाहिए वो कैसा होगा,
ए का यूनिट डिवाइडेड बाई सी का डिवाइडेड बाई सी इंटू बी, ये होना चाहिए किसका, एप्सिलॉन का यूनिट। तो ये तो क्या है, इसमें यूनिटलेस है ना, इसमें तो यूनिटलेस है। तो ये सपोज कीजिए इसको, और सी का यूनिट क्या है देख लीजिए, तो मोल, लीटर इनवर्स और सेंटीमीटर। इसको फिर जब हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग को एप्सिलॉन का यूनिट मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लीटर, लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से आप एप्सिलॉन का यूनिट को याद रख सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। अच्छा, ये देख लीजिए दो टर्म है, एक है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एक है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी। जब सी का यूनिट को हम लोग मोल पर लीटर में लेते हैं तब एप्सिलॉन को हम लोग उसमें एप्सिलॉन लिखते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। जब सी का यूनिट को हम लोग ग्राम पर लीटर में लेते हैं तब एप्सिलॉन की जगह हम लोग ए लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए सी बी, या फिर ए इज इक्वल्स टू ए बी सी। सिंपल है एकदम फॉर्मूला ए बी सी। तो उसमें हम लोग ए को बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी। देखिए, जो भी ये है एप्सिलॉन और ए, मतलब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हो या स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी हो या फिर हम लोग मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोले, जो भी नाम से बोले, इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एनालाइट। इट मे वेरी विथ वेवलेंथ। यदि आपने एक एनालाइट लिया है, ठीक है, उसके लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। पर यदि आप वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं तो इसका वैल्यू चेंज कर जाता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी एंड बी, मतलब यदि आपका क्यूवेट इतना छोटा सा है या फिर आपका क्यूवेट इतना चौड़ा सा है, सब में एप्सिलॉन सेम रहेगा। ठीक, यदि आपका क्यूवेट का कंसेंट्रेशन 1 मोलर है या फिर उसका कंसेंट्रेशन 0.001 मोलर है तो भी उसका एप्सिलॉन का वैल्यू सेम रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी एंड बी बट इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और यहाँ से एक ये वाला फॉर्मूला आता है लेकिन ये उतना काम का नहीं है। ठीक, उसी तरीके से एक तो आई टी ऐसे आएगा, एक तो आई टी ऐसे आएगा। ठीक, ये उतने काम के फॉर्मूले है नहीं, देख लीजिएगा। यदि कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ बियर्स-लैम्बर्ट लॉ, डेरिवेशन हम लोग को करना नहीं है क्योंकि एंट्रेंस में डेरिवेशन कभी पूछेगा नहीं। देख लीजिएगा, यदि समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को एंट्रेंस के लिए रिजल्ट से मतलब होता है ना। अच्छा, ये वाला देखिए, हूबहू 2-3 साल में शायद से यही बस फॉर्मूला उठाकर पूछ लिए हैं, या फिर यदि आपको ये फॉर्मूला पता होता है तो आपके लिए जो कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को यदि बताया जा रहा है कि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ये है और ये क्या है, ट्रांसमिटेंस है। दोनों के बीच का रिलेशन ये है। हम लोग को पता है कि ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में ए का ये होता है, तो यदि हम लोग उसको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में निकालेंगे तो ए का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लोग को क्वेश्चन में परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में दिया रहता है, ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में कम दिया रहता है। तो उस समय हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, हम लोग को ऐसे करके बहुत कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर देते हैं। और ये PYQ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन या इसका एप्लीकेशन। अब आते हैं एनालिटिकल वेवलेंथ पर। एनालिटिकल वेवलेंथ हम लोग किसे कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स एट विच वी डू एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आप अपना एब्जॉर्प्शन का पीक देखेंगे, ठीक है, यदि आप यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और यहाँ पर आप लोगों ने लैम्डा के साथ एक प्लॉट देखा, तो एक ऐसे करके एक कुछ ग्राफ आएगा आपका, तो ये जिस पर मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रहेगा, ठीक है, जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिलेगा आपको, उसी को हम लोग बोल देते हैं एनालिटिकल वेवलेंथ। ठीक है, व्हाट इज वन कंपोनेंट एनालिसिस? वन कंपोनेंट एनालिसिस सिंपल है, मतलब एक ही कंपोनेंट का एनालिसिस करेंगे, है ना, मतलब जो हम लोग का सोल्यूशन है उसमें हम लोग एक ही एनालाइट को डिसॉल्व करेंगे। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, कैसे हम लोग वन कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं? पहले हम लोग उसका लैम्डा मैक्स डिटरमिन करेंगे, फिर हम उसका कैलिब्रेशन प्लॉट डिटरमिन करेंगे। देखिए, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये आपके आगे में भी इसका यूज होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग के पास क्यूवेट में एनालाइट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं
हम लोग उसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक तरफ हम लोग क्या लेते हैं, वेव एक तरफ हम लोग लेते हैं एब्जॉर्बेंस, दूसरी तरफ हम लोग लेते हैं वेवलेंथ। और क्या जो हम लोगों ने जो मैंने आपको एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखाया था उसमें हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग उसका वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं। तो जैसे हम लोग उसका धीरे धीरे वेवलेंथ इंक्रीज धीरे धीरे हम लोग उसका वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका एब्जॉर्बेंस भी धीरे धीरे बढ़ते रहता है। बढ़ते 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 एक टाइम तक उसमें मैक्सिमम आ जाता है, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है वेवलेंथ बढ़ाने के साथ भी। ये वाला जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है इसका जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है हम लोग उसको नोट कर देते हैं, वहां से हम लोग को लैम्डा मैक्स मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग को वेवलेंथ मिल गया, अब हम लोग वेवलेंथ को फिक्स कर लेते हैं कि इसी वेवलेंथ पर हम लोग आगे से एक्सपेरिमेंट करेंगे। वेवलेंथ हम लोगों ने फिक्स कर दिया, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर तो एब्जॉर्बेंस लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कंसेंट्रेशन। फिर जो हम लोग को इसका प्लॉट मिलता है ये करीब हम लोग को लीनियर टाइप का प्लॉट मिलता है, मतलब जैसे जैसे हम लोग कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे इसका एब्जॉर्बेंस बढ़ते रहता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हम लोगों ने अलग अलग कंसेंट्रेशन देखकर इसका एब्जॉर्बेंस निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम लोग को कोई अननोन कंसेंट्रेशन दिया है वो हम लोग को निकालने बोला है कि इस अननोन कंसेंट्रेशन को आप बताइए, तो क्या करते हैं हम लोग उस कंसेंट्रेशन को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एक हम लोग को कुछ एक एब्जॉर्बेंस मिलता है, तो वहां से हम लोग प्लॉट करके उसका अननोन कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक। तो ये वाला जो प्लॉट है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन प्लॉट। ठीक है, कैलिब्रेशन प्लॉट मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन में और इसमें रिसेंट ट्रांसफर केमिकल एनालिसिस में। ठीक, absorbance at different values of lambda max from different known concentration। इसमें क्या होता है, हम लोग का कंसेंट्रेशन फिक्स रहता है, इसमें हम लोग कंसेंट्रेशन वेरी करते हैं, इसमें हम लोग का लैम्डा फिक्स रहता है। टेक द absorbance of unknown concentration and find its concentration from the plotted graph। ठीक, अब absorbance is an additive property, absorbance को हम लोग ऐड कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत काम का है। ठीक, lambda max constant at a particular temperature, lambda max into T is equals to constant, lambda max into T is equals to constant। ठीक, यदि हम लोग टेम्परेचर फिक्स रखेंगे तो हम लोग का लैम्डा मैक्स का वैल्यू सेम रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the absorbance fall exponentially with the lambda with respect to at lambda max by Einstein formula। ठीक, अब ये जो सेकेंड वाला प्लॉट मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ से आप अननोन कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से देखिएगा ये आपको कैसे देते हैं। देखिए, अ सैंपल इन अ 1 सेंटीमीटर सेल, 1 सेंटीमीटर, ये आपको किसका वैल्यू दे रहा है, बी का वैल्यू, इज डिटरमिन्ड विद स्पेक्ट्रोमीटर एंड ट्रांसमिट 80%। देखिए ये आपका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, ट्रांसमिटेंस नहीं। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को आपको फिर ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस लाइट एट अ सर्टेन वेवलेंथ, वेवलेंथ का तो हम लोग का कोई जरूरत है नहीं बीएस लैम्बर्ट्स लॉ में। इफ द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस एट दिस वेवलेंथ इज 2, ठीक है, 2.0, ठीक है, ये एब्जॉर्प्टिविटी, और इसका यूनिट देखिए लीटर ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम इनवर्स है, मतलब ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी है। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपको दे दिया गया है। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एबीसी। इसमें से कैपिटल ए आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इसका जो ये ट्रांसमिटेंस है इसका लॉग करके, माइनस लॉग टी करके, और ए का वैल्यू पता है आपको, बी का वैल्यू पता है आपको, सी आपको निकालना है, तो ऐसे करके निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा। सी का यूनिट देखिएगा ग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mg आयन, ठीक है, ये उसका मास दे दिया गया है। एज थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स का हम लोग को जरूरत है नहीं उतना। इन 100 ml, ये उसका वॉल्यूम दे दिया गया है, तो m दे दिया गया है, v दे दिया गया है, तो m/v कर देंगे तो हमको कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। was observed to transmit 70%, ये परसेंटेज टी है, of the incident light compared to an light blank। What is the absorbance of
दिस एंड सोल्यूशन एट दिस वेवलेंथ। सिंपल, आपको परसेंटेज टी दिया है, वहां से आप टी निकाल दीजिए, वहां से आप एब्जॉर्बेंस इस फार्मूला से निकाल दीजिए ये वाला। नेक्स्ट, द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट वुड बी ट्रांसमिटेड बाय सोल्यूशन ऑफ आयरन 4 टाइम्स एज कंसेंट्रेटेड। मतलब अब बोल रहे हैं कि जो कंसेंट्रेशन है वो 4 टाइम्स हो गया है। पहले कंसेंट्रेशन यदि C1 था, अब जो नया कंसेंट्रेशन C2 है वो 4C1 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला याद यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि एक इक्वेशन हम लोग का ये वाला है, दूसरा इक्वेशन ये वाला है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से आप लोगों को एब्जॉर्बेंस बाय एब्जॉर्बेंस का वैल्यू मिल जाएगा और C1 बाई C2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो सेकंड केस में एब्जॉर्बेंस होगा उसको आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। नेक्स्ट, ये थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल है, इतना लेंदी आपको मिलेगा नहीं आमतौर पर। इसमें देखिए आपको एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है एंड अननोन एमिन इसका आपको वेट दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको मास दिया हुआ है। इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड टू 100 ml। पहले हम लोग इसको 100 ml डाइल्यूट किया है, उसमें से 1 ml लेते हैं, विच इज देन फर्दर डाइल्यूटेड टू 250 ml फॉर मेजरमेंट। अब जो फाइनल सोल्यूशन होता है उसका एब्जॉर्बेंस ये होता है और उसका B का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर सेल। अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला वेट ऑफ द एमीन एंड व्हाट इज द प्रोबेबल फॉर्मूला। ये भी देखिए, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। आपको A दिया हुआ है, एप्सिलॉन दिया हुआ है, B दिया हुआ है, आपको C निकालना है, तो आप सिंपल फॉर्मूला से निकाल लेंगे C। ठीक है, ये आपका C हो गया। अब जो आपको निकालना है कि इसका मोल कितना था। ठीक है, ये मोल निकाल लेंगे आपको, यहाँ से आपको ये आपको मोल पर लीटर मिला था, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो 250 ml था। ठीक है, यहाँ पर यूनिट कन्वर्शन देखिए, ये मोल था। ठीक, ये हम लोग को आंसर मोल में मिलेगा। क्यों, यहाँ से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, ये मोल बाई लीटर था, तो यहाँ से लीटर और ये लीटर कैंसिल हो गया, तो हम लोग को फाइनल आंसर मोल में मिल रहा। ये हम लोग को मिला, इतना मोल है ओरिजिनल फ्लास्क में, और इसका मास हम लोग को पहले से दिया हुआ था, तो ग्राम बाई मोल, ये ग्राम पर मोल। ठीक, तो द फॉर्मूला वेट ऑफ क्लोरोएनिलीन ये इज दिस, तो दिस इज द प्रोबेबल एनिलीन, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये मैच कर रहा है, इसलिए ये होना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं क्लोरोएनिलीन इन अ सैंपल डिटरमिन्ड एज द एमीन पीक रेट एज डिस्क्राइब्ड। तो ठीक, इसका मास आपको दे दिया गया है, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, वॉल्यूम दे दिया गया है, एब्जॉर्बेंस इतना दे दिया गया है, पी का वैल्यू इतना दे दिया गया है। व्हाट इज, अच्छा एक और बात आपको बता देता हूँ, यदि आपको बी नहीं दिया हुआ होता है तो बी को आप अज्यूम कर लेना 1, बाकी आपको दिया रहेगा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपको सब दिया हुआ है, आपको बस कंसेंट्रेशन निकालना। आपको ए दिया हुआ है एप्सिलॉन और बी दिया हुआ है, आपको बस सी निकालना है। सी आपने निकाल लिया, फिर आपको इसमें वेट निकालना पड़ता है। ठीक, वेट के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए, देखिए मोल पर लीटर और नीचे मोल, मोल मोल कट गया। ठीक, और यहाँ से ये आपका इतना ग्राम का ये आपका हो गया, तो परसेंटेज वेट। ठीक, ये आपका सैंपल का वेट था, ये आपका सैंपल का वेट था, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्लोरोएनिलीन का वेट, तो यहाँ से आपका वेट परसेंटेज इतना निकल गया। ठीक है, इतने भी ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मतलब इतने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे डेविएशन ऑफ बियर्स लॉ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।